अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिस्कस हुआ था। हमारा डिस्कशन चल रहा है ट्रांसफर ऑफ पावर के ताल्लुक से, कि किस तरह सिक्वेंशियली ब्रिटिश से इंडियंस को पावर ट्रांसफर होता गया। तो उसमें मॉरली-मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद साइमन कमीशन भेजा गया था। उसके फेलियर की वजह से राउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए गए इंग्लैंड में, जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे थे। 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। उसमें फर्स्ट एंड थर्ड में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। सिर्फ सेकंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम द कांग्रेस। उसके अलावा मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर दलित के रिप्रेजेंटेटिव्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, इस तरह तकरीबन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में तो 73 लोग, और इसके बाद के कॉन्फ्रेंस में भी नियरली इतने ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ के जो डिस्कशंस हैं उसमें जो मेन डिस्कशंस और इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, वो एक तो इंडिया को फेडरेशन बनाने के ताल्लुक से, कि अलग अलग प्रोविंसेस मिलकर एक सेंट्रल फेडरेशन बन जाए, उसके ताल्लुक से डिस्कशन हो रहा है। दूसरा, जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं और दलित्स वगैरह हैं, तो उनके लिए कैसे हैंडलिंग हो, उसका डिस्कशन हो रहा है। अब जिस तरह मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर ऑल्सो डिमांड्स फॉर a separate electorate for Dalits, for the scheduled castes. लेकिन गांधी जी इज अपोज टू इट, बट after the second conference they come to a come to an agreement which is called the Pune Pact, कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, अलबत्ता रिजर्व्ड सीट्स दलित के लिए रहेंगे। पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व टू द दलित्स। वोटिंग उसके उस सीट के लिए सारे करेंगे, दूसरे भी करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता था कि the Dalit leader will be voted by Dalits only. Muslim leader will be voted by Muslim पब्लिक ओनली। तो इसके बजाय जनरल पब्लिक वोट करेगी, लेकिन सीट रिजर्व रहेगी दलित्स के लिए। इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो इन डिस्कशंस के बाद में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट पास होता है ट्रांसफर ऑफ पावर के ताल्लुक से, वो नेक्स्ट स्टेप है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई टोटली। इससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में डायarchy थी, मतलब दोनों मिलकर चला रहे थे। इंडियंस भी थे, इंडियंस को भी चंद मिनिस्ट्रीज दी गई थी। ब्रिटिश के अंडर में भी ब्रिटिशर्स के अंडर में भी चंद मिनिस्ट्रीज थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद कंप्लीट ऑटोनॉमी फॉर द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी है, लेकिन सेंट्रल हेड तो वाइसरॉय रहेगा, सेंट्रली कंट्रोल तो वाइसरॉय का रहेगा। ये डिसाइड हुआ। और वोट करने का जो इलेक्टोरेट है, जो नंबर ऑफ पीपल वोटिंग है, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। तो अब तकरीबन 30 मिलियन लोग, 3 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं। तो इसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में अब इलेक्शन होता है। 1935 में एक्ट पास हुआ, तो प्रिपरेशन करने के बाद इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं 1937 में, जिसमें नियरली 3 करोड़ इंडियंस आर अबाउट टू वोट। अब चूंकि इस वक्त में दो मेजर पार्टीज बनकर सामने आ गए हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इसके अलावा भी छोटे छोटे पार्टीज हैं। तो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में कांग्रेस कम्स आउट एज दी सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी। उसमें तकरीबन 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनती है। एंड मुस्लिम लीग फेयर्स नॉट वेरी वेल। इसमें एक पॉइंट यहाँ एज अ साइड नोट, कि उस वक्त तक अभी पाकिस्तान बनाने का डिस्कशन सामने नहीं आया है। तो मुस्लिम लीग इज प्रमोटिंग इटसेल्फ एज द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। बहरहाल इलेक्शंस में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं होता। डॉक्टर इसरा अहमद साहब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक पूरा उनकी लाइफ स्टोरी पूरी डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें एक पॉइंट वो ये बताते हैं कि इट वाज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हु यानी सजेस्टेड, बल्कि उनकी एक प्रोफेसी थी
कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अगर मुस्लिम्स का अलग मुल्क बने तो विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इस्लाम, या इस्लाम का कुछ निज़ाम वहां बन सकता है। तो इस पॉइंट को लेकर फिर पार्टीशन की बात आती है, सेपरेट कंट्री की बात आती है। तो उसको लेकर फिर वो मुस्लिम मुस्लिम लीग का एजेंडा इसके बाद से, इस सिचुएशन के बाद से इंडिपेंडेंस तक उनका एजेंडा चेंज होता है और वो पार्टीशन को डिमांड करना शुरू करते हैं। बहरहाल 1937 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली विद इन 2 years देर इज वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। तो अब उनके सामने, इंडियंस के सामने क्वेश्चन है अ, कि वॉर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो ये काफी लंबे डिबेट्स चलते हैं। इन डिबेट्स का काफी तफसीलात इंडिया विंस फ्रीडम किताब में, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उस किताब में मिलते हैं। उस किताब में उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी तो लिखी है। शुरू में अपना ब्रीफ लाइफ स्टोरी लिखने के बाद जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस का पूरा प्रोसेस था, उसके डिटेल डिस्कशंस ब्रिटिशर्स के साथ जो 1 to 1 हो रहे थे, वो तमाम डिस्कशंस वो वहाँ पेश करते हैं। तफसीलात में तो जाने का मौका नहीं है। अलबत्ता इतना मैं यहाँ पॉइंट कर दूं इनके लाइफ स्टोरी के ताल्लुक से कि राइट फ्रॉम 1912 इज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। रसाला निकाल रहे हैं अल हिलाल के नाम से, फिर आगे जाकर अल बलाग के नाम से भी निकालते हैं, विच हैज रेवोल्यूशनरी माइंडसेट। तो उर्दू बेस्ड रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के साथ अ, इन्हें promoting and motivating Muslims to participate in the independence struggle, ये पहला रिसाला था जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंस में आते हैं। 1923 ही में एक शॉर्ट टर्म के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं और आगे जाकर 1940 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो ही डिस्क्राइब्स के इलेक्शंस के बाद दो चीजें हुई। एक तो कांग्रेस तो जीत जीत रही थी, लेकिन देयर वाज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। मतलब क्या है, स्पेशल पावर्स वर रिजर्व्ड विद द गवर्नर। गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है, लेकिन एक गवर्नर अपॉइंटेड है ब्रिटिशर्स की तरफ से, एंड ही हैज स्पेशल पावर्स एंड ही कैन ओवर रूल दी गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का काम चल सकता है जब तक कि गवर्नर उसे परमिट करता रहे। और दूसरी बात उन्होंने लिखी कि वॉर इन यूरोप के ताल्लुक से अब ओपिनियन डिवाइड हो गया। गांधी जी वॉज ऑफ द ओपिनियन के इंडियंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर एट एनी कॉस्ट। चाहे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले या ना मिले, किसी भी तरह हो, आवर पॉलिसी इज नॉन वायलेंस, सो वी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर। लेकिन मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये कि इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द वॉर फ्रॉम द ऑन द साइड ऑफ द allies, बट ये एक सेंसलेस बात है कि जब तक इंडिया खुद गुलाम है, इंडिया खुद गुलाम होते हुए किसी और कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, दिस डजंट मेक सेंस। सो फर्स्ट गिव अस इंडिपेंडेंस, आफ्टर दैट वी विल सपोर्ट यू इन द वॉर कॉज। गांधी जी का स्टैंड ये था कि इंडिपेंडेंस मिले या ना मिले, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। तो ये काफी डिस्कशंस चलते हैं और टू एंड फ्रो होता रहता है। इसमें एक थर्ड एस्पेक्ट निकल कर आता है सुभाष चंद्र बोस का, कि ही इज नाउ he separates from the Congress, forms the Indian National Army, and is participating in the war on the side of Japan and Germany, एक्सिस की तरफ से। कि उनकी फीलिंग ये थी कि जापान तो पहुंच गया है बर्मा तक, अभी करीब है कि वो इंडिया पर अटैक करे, असम वगैरह पर ऑक्यूपाई करे। तो why don't we join the Japanese forces, help them in chasing away the British? बट मौलाना आजाद रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक एक मालिक को हटाकर दूसरे मालिक को लाना कोई सेंसिबल बात नहीं है। तो और दुनिया भर में डेमोक्रेसी आने वाली है, तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, अलाइड अलाइड फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल ये तीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज कांग्रेस के अंदर बनकर निकलते हैं। तो इस सिचुएशन में द यानी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इज सेंट फ्रॉम ब्रिटेन टू नेगोशिएट विद द इंडियंस। इंडियंस के सपोर्ट को
लाने के लिए, इंडियंस की सपोर्ट को नेगोशिएट करने के लिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, विच इज कॉल्ड द क्रिप्स मिशन। बेसिकली ही केम, तो इंडियंस का सपोर्ट का मतलब क्या है कि इंडिया के लोग चाहिए जंग के लिए, इंडिया के रिसोर्सेस चाहिए, माल चाहिए, प्लस इंडिया में बेस बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है, कि इसलिए कि जापान से लड़ना है बिल्कुल, बर्मा बर्मा तक जापान पहुंचा हुआ है, तो इंडियन सपोर्ट चाहिए। तो उस वक्त में नेगोशिएशन चलते हैं। तो मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में काफी तफसीलात इस नेगोशिएशंस की लिखते हैं, कि दिन भर सुबह के वक्त में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलती थी और पूरे पॉइंट्स डिस्कस करती थी। फिर शाम में मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह जाकर स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ पूरे उनके पॉइंट्स रखा करते थे। तो 1940 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, एंड इज रिप्रेजेंटिंग दी कांग्रेस। तो फाइनली क्रिप्स मिशन के डिस्कशंस में द फाइनल प्रपोजल गिवन इज डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई, बात एक्सेप्ट नहीं होती, डोमिनियन स्टेटस देंगे, इसका डिसीजन, इसका प्रपोजल आता है क्रिप्स की तरफ से। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को, नए नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, और जितने प्रोविंसेस हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का ऑप्शन देंगे। मतलब क्या है कि द प्रोविंसेस कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू बी टुगेदर इनटू वन यूनियन, और दे वांट टू हैव ए सेपरेट कंट्री, सेपरेट एंटिटी। अब ये मुस्लिम लीग के डिमांड्स की वजह से ये ऑप्शन रखा गया था, और इसके बदले में फुल इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। बट चूंकि यहाँ दो तीन पॉइंट्स इस तरह के हैं जो नॉट एक्सेप्टेबल है। एक तो डोमिनियन स्टेटस, वो भी कंफर्म नहीं है, आफ्टर द वॉर मिलने वाला है। तो एक तो वो पॉइंट जो मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह के पॉइंट के खिलाफ है, कि फर्स्ट वी नीड इंडिपेंडेंस, ओनली देन विल पार्टिसिपेट। दूसरा, यहाँ प्रोविंसेस को सेल्फ डिटर्मिनेशन का ऑप्शन दे दे रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेकअप होने की और बहुत सारे पार्ट्स में बिखर जाने का अंदेशा है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एंड दिस मिशन फेल्स। उसी के फौरन बाद Congress committee meets and they discuss how to proceed, and they plan a pan India agitation। पूरे इंडिया भर में एजिटेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग होती है, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट नाम रखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक प्लानिंग होने के अगले ही दिन देयर इज अ क्रैकडाउन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द ब्रिटिश, एंड ऑल द मेजर लीडर्स आर अरेस्टेड, इंक्लूडिंग गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद। तो बड़े बड़े लीडर्स जितने भी थे सब तरफ अरेस्ट होते हैं, एंड दे आर केप्ट इन डिफरेंट जेल्स, अहमदनगर जेल में हैं और दूसरी जगह के जेल्स में हैं। तो इनिशियली द प्रोटेस्ट वाज प्लान टू बी नॉन वायलेंट। पूरे इंडिया भर में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट प्लान हुआ है। लेकिन मौलाना आजाद राइट्स कि जब तक लीडर्स आजाद रहेंगे तब तक हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे, नॉन वायलेंट रख सकेंगे। लेकिन जैसे ही लीडर्स कैप्चर हो गए, देन इट वाज आउट ऑफ आवर हैंड्स, सो वी कुड नॉट, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द आफ्टर इफेक्ट्स। तो उसके इफेक्ट्स की वजह से पूरे वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं पूरे इंडिया भर में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डैमेज, बसेस आर बीइंग डैमेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ब्रिटिश के ऑफिस, सब तरफ डैमेजेस होते हैं पूरे इंडिया भर में। एंड एक मेजर मूवमेंट बन जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, विच इज इन अगस्त 1942। तो उसके बाद 1946 में जब वॉर खत्म होने को है, बल्कि खत्म हो चुके हैं, जर्मनी हैज ऑलरेडी सरेंडर्ड, तो उस वक्त में नेक्स्ट मिशन आता है यूके से, कैबिनेट मिशन। उसमें भी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, उनके अलावा दो और लोग हैं। वो आकर फिर इंडिया का फ्यूचर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अगेन देयर डिस्कशन इज देयर, उनके साथ डिस्कशन होने के बाद जो उनका प्रपोजल है वो ऑल इंडिया यूनियन है। मतलब पूरे प्रोविंसेस को मिलाकर एक यूनियन बनाना है सेंटर में, और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी देने के साथ साथ उनको ग्रुप कर देना है। एंड दे प्रपोज थ्री ग्रुप्स। एक तो साउथ में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं, तो उसको एक ग्रुप बना देंगे, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, और साउथ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का इलाका। दूसरा, एक ग्रुप बी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में जो प्रोविंसेस हैं उसमें पंजाब, सिंध,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। इसी तरह ग्रुप सी, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस इन ईस्ट बंगाल एंड असम। तो तीन ग्रुप्स वो प्रपोज करते हैं कि तीन अलग अलग ग्रुप्स बना बना दिए जाएं प्रोविंसेस के, और सबको मिलाकर एक फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया जाए ऑल इंडिया यूनियन का। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए होगी, सब तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर इसको बनाएंगे। तो 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज होती है, जिसमें 292 प्रोविंसेस से हैं और 93 प्रिंसली स्टेट से हैं। वहां से इलेक्ट होके आएंगे और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो दे रहे हैं, प्रोविजन फॉर सेसेशन। मतलब क्या है कि अगर प्रोविंसेस चाहें आगे जाकर तो वो यूनियन से सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेट अपनी एंटिटी बना ले सकते हैं। ये मुस्लिम लीग की डिमांड्स पर इंक्लूड कर दिया गया था। बट अगेन इसमें चूंकि सिमिलर पॉइंट्स हैं जो पहले के थे, और सेसेशन का ऑप्शन दे दिया गया है, ब्रेकअप हो रहा है कंट्री, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगेन इट फेल्स, एंड द यानी पूरा मकसद अचीव नहीं होता, प्रपोजल फेल हो जाता है। तो अब 1946 तक का मामला हुआ है। अब नेक्स्ट माउंट बैटन मिशन है, और उसके बाद एक दो स्टेप्स में एक दो चीजें हैं जो इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे, वो इंशाल्लाह अगली बार डिस्कस करेंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।